नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर पार्ट 6 जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तो सन 1831 में फैराडे ने ये खोज की जब किसी वैद्युत परपथ में 1831 में फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये खोज की जब किसी वैद्युत परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि परपथ बंद हो तो परपथ में एक धारा भी बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस पूरी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये खोज की कि जब वैद्युत परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसका चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और परपथ बंद हो तो परपथ में एक धारा भी बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस पूरी घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका है लेंज का नियम। लेंज का नियम ऐसा होता है किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो किसी वैद्युत परपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल और या प्रेरित वैद्युत धारा, ठीक है दोस्तों, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो ये आपका दोस्तों हो गया लेंज का नियम। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम आप तक पहुंचाएं आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला टॉपिक आपका आता है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो फैराडे के दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम दोस्तों क्या है आपका, जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जब किसी वैद्युत परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी वैद्युत परपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये आपका जो E है वो आपका वैद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वो आपका समय के साथ जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है, जहां पर डेल्टा फाई आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और डेल्टा टी आपका है समय में परिवर्तन और ई आपका है प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि कुंडली में एन फेरे हों तो क्या होगा, तो ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो आपका होता है वेबर। ठीक है दोस्तों, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड। तो कुल मिलाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होगा वो आपका वेबर प्रति सेकंड हो जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं वेबर टर्न। तो दोस्तों आइए द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम आपका क्या कहता है, तो किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये लेंज के नियम के बिल्कुल ही समान है। फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो लेंज के नियम के ही समान है। किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये था फैराडे के नियम का टॉपिक, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम आते हैं। फैराडे के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम आपका चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। द्वितीय नियम ऐसा होता है, विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा उसमें ऐसी होती है कि ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के सूत्र। प्रेरित वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के सूत्र। तो यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई वी तथा समय डेल्टा टी हो तो फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होगा। और यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो I बराबर E अपॉन R तो सूत्र होता ही है। वैसे तो I बराबर B अपॉन R होता है, लेकिन हम यहाँ हमने ले लिया है E, तो I बराबर E अपॉन R। अब हमने यहाँ पर E की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू है आपकी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर E की वैल्यू रख दी तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब Q बराबर आई टी होता है तो यहाँ पर हमने ले लिया है Q बराबर I डेल्टा टी, क्योंकि समय में परिवर्तन होता है। अब Q बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन R डेल्टा टी, और डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, Q बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के जो सूत्र हैं वो थे आपके। ठीक है दोस्तों, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र था, ये प्रेरित धारा का सूत्र था और ये आपका प्रेरित आवेश का सूत्र था। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के सूत्र। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचने वाला वीडियो कोई भी मिस ना होने पाए। तो अगला टॉपिक है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चालक है जो कि गतिशील है, ऊपर की ओर गति करता है आपका। तो इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा ये आप देख लेते हैं। तो माना L लंबाई का एक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखा गया है। ठीक है, B ये L लंबाई का आपका कोई तार है जो समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। ठीक है दोस्तों। तो लंबवत रखा गया है। जब इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से चलाया जाता है, V वेग से चलाया जाता है, तो चालक पर दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से गति कराई जाती है तो ये बल, तो इस पर दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल आपके वैद्युत बल होंगे और चुंबकीय बल होंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्या कहती है हमारी थ्योरी, जो परिमाण में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये आपका कोई समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसमें हमने L लंबाई का कोई चालक तार रख दिया जिसको V वेग से हमने गति करा दी। इस पर दो बल कार्य करने लगेंगे, आपका वैद्युत बल हो जाएगा और चुंबकीय बल, जो परिमाण में एक दूसरे के समान होंगे। वैद्युत बल और चुंबकीय बल बराबर होंगे। वैद्युत बल का सूत्र होता है QE, आवेश और वैद्युत क्षेत्र बराबर QBV हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E बराबर BV हो जाएगा। और यह आपका होता है E बराबर B अपॉन LV होता है विभव प्रवणता का सूत्र, और ये हो जाएगा BV। ठीक है दोस्तों। ये वाली V और ये वाली V अलग अलग है, ये विभवांतर वाली V है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो B बराबर हो जाएगा VVL। ठीक है दोस्तों। जहाँ B आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है दोस्तों। जहाँ B आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है दोस्तों। ये आपका व्यंजक निकल के आ गया, किसके कारण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजु रेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों। अब आपका अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है ये आपका स्वप्रेरण। स्वप्रेरण दोस्तों किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, बारीकी से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही हल्के हल्के हमें समझना है। तो जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मान ली कोई कुंडली है उसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ? आपका कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यदि धारा के मान में हम परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अब मान लिया धारा के मान में हमने पहले जो धारा दी उसके कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हमने पहले की तरह कम या ज़्यादा धारा दे दी। ठीक है दोस्तों, यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाता है। हमने पहले धारा के मान में परिवर्तन किया तो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण कुंडली में एक बल उत्पन्न हुआ जिसको हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिससे कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा और भी उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और यदि हमने धारा के मान में परिवर्तन किया तो उसके अंदर एक बल उत्पन्न हो गया जिसको हम वैद्युत वाहक बल कहेंगे। और वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो कुंडली में एक मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और अन्य धारा उत्पन्न हो गई जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हम स्वप्रेरण कहते हैं, और यही आपकी पूरी घटना आपकी स्वप्रेरण कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया स्वप्रेरण, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक नोट में देख लेते हैं, यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान बढ़ाया जाए तो क्या होगा। यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान बढ़ाया जाए तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान बढ़ा दिया जाए, ठीक है दोस्तों, यदि कुंडली में हमारी कुंडली में दो धारा थी, ठीक है दोस्तों, एक मुख्य धारा थी और एक प्रेरित धारा थी जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरित यदि मुख्य धारा का मान बढ़ाया जाए तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, यदि I आपकी उत्तरी ध्रुव में बहती है तो प्रेरित धारा आपकी दक्षिणी ध्रुव में जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मुख्य धारा आपकी अगर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है तो आपकी प्रेरित धारा उत्तरी ध्रुव की ओर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो नोट है, यदि कुंडली में मुख्य धारा का मान घटा दिया जाए तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। यदि मुख्य धारा का मान घटा दिया जाए, ठीक है, यदि मुख्य धारा जो थी अपनी उसका मान हमने कम कर दिया तो धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। जो आपकी प्रेरित धारा होगी वो भी उसी दिशा में बहेगी और मुख्य धारा होगी वो भी एक ही दिशा में बहेगी। तो यदि मुख्य धारा का मान अधिक है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत होगी, और यदि मुख्य धारा का मान कम है तो प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला टॉपिक आता है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, तो किसी कुंडली से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन हो गई, यदि किसी कुंडली से निकलने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो N phi v अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I के। ठीक है दोस्तों,
अब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर कोई नियतांक आता है, तो यहाँ पर L आपका नियतांक आ जाएगा। तो N∅B बराबर Li, जहाँ L एक नियतांक है जिसे हम स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं, और N∅B आपकी हो गई फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो आपका L जहाँ पर एक नियतांक है, अब हम L का मान निकालेंगे क्योंकि हमें स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र चाहिए, हमें स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र चाहिए। तो L बराबर आपका हो जाएगा N∅B/I, क्योंकि I आपकी बटे में चली गई। अब इसका जो मात्रक होता है वो हम मात्रक निकाल लेंगे, तो वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा और धारा का मान एम्पियर होता है, तो वेबर प्रति एम्पियर हो जाएगा या हेनरी हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब हम स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपकी होती है, जब किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यदि किसी कुंडली में कोई धारा हमने प्रवाहित की तो चुंबकीय फ्लक्स स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। फैराडे के नियम से हम यहाँ पर देख लेंगे, E बराबर आपका होता है -N∅B डेल्टा B, सॉरी -N∆∅B/डेल्टा T, जहाँ पर E बराबर होता है अब यहाँ पर हमने डेल्टा इस साइड में लिख लिया और N∅B/डेल्टा T हम अलग लिख लेंगे। E बराबर माइनस, ये आपका सूत्र है N∆∅B/I, जिसकी वैल्यू हमने Li रख दी, और माइनस डेल्टा T हो गया। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं E∆T बराबर डेल्टा Li। ठीक है दोस्तों, अब हम L का मान निकालेंगे तो आपकी डेल्टा I जो है वो इस साइड में आ जाएगी, तो E∆T/डेल्टा I बराबर L हो गया। L बराबर -डेल्टा E/डेल्टा I और डेल्टा T हो जाएगा। मात्रक इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये था आपका स्वयं प्रेरण गुणांक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ पाए और हम इसी तरीके से आपको अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व। अब आपका दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व। तो लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक कह सकते हैं। तो लंबी प्रणालिका, ये आपकी कोई लंबी प्रणालिका है, इसमें आपका इसके कारण जो स्वयं प्रेरकत्व होगा, लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व क्या होता है तो आपका हम देख लेते हैं। लंबी प्रणालिका के कारण उत्पन्न क्षेत्र आपका होता है B बराबर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था गतिमान आवेश व चुंबकीय क्षेत्र में आपने पढ़ा था लंबी प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा B बराबर μ0N∅। ठीक है दोस्तों, अब B बराबर N का मतलब हो गया प्रति एकांक लंबाई पर फेरे। ठीक है दोस्तों, तो N का मतलब यहाँ पर ये हो गया N/L हो गया, तो B बराबर μ0N∅/L लिख सकते हैं, चूंकि N बराबर कैपिटल N/L है। ठीक है दोस्तों, प्रति एकांक लंबाई पर फेरा। ठीक है दोस्तों, तो लंबी प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो लंबी प्रणालिका से बद्ध हमें चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, तो डेल्टा फाई बराबर वेक्टर B A वेक्टर हो जाएगा। तो आपका वेक्टर हटाने पर BA cos थीटा हो जाता है, जहाँ पर थीटा यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता है, तो थीटा बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो फाई B बराबर हो जाएगा BA, B की वैल्यू रख देंगे यहाँ से हम μ0Ni/L, तो B की वैल्यू रख दी, फाई B बराबर μ0Ni/L और ये आपका A हो गया। ठीक है दोस्तों, तो N फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, यदि N फेरे हों, ये तो आपका था, हाँ ठीक है, N∅B बराबर μ0N² हो जाएगा I/L A हो जाएगा, जहाँ पर N∅B/I हो जाएगा बराबर
हाँ, हमने धारा यहाँ पे कर ली, N5e/I हो जाएगा बराबर μ0n²a/L हो जाएगा। N5e और जहाँ पर N5e/I L के बराबर है, L बराबर आपका ये सूत्र आ गया निकल के μ0n²a/L। लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व होगा, स्वप्रेरण गुणांक होगा, वो आपका L बराबर μ0n²a/L हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। अब अगला टॉपिक आता है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है दोस्तों।